जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम के हवाले से कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम किस तरह से अपसेट होता है। तो हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि आइडियल सिचुएशंस उसमें कुछ होती हैं कि जिसमें अगर देखें तो जो जीन्स हैं या उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक आप हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन पढ़ा करते थे कि इसके मुताबिक जो जीन्स होती हैं उनको तीन तरह से ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पी से उनको डिनोट किया जाता था जो कि होमोजाइगस होती थी और डोमिनेंट होती थी। क्यू से उनको एक्सप्रेस किया जाता था जो रिसेसिव होती थी और होती फिर भी होमोजाइगस ही थी, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल ए है। और हेट्रोजाइगस को हम जो है वो पी और क्यू से दरमियान में लिख रहे होते हैं, यानी उसके लिए एक इक्वेशन हुआ करती थी कि ये वाली जैसी इक्वेशन आप देख रहे हैं, पी स्केयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू वन। तो ये एक हार्डी वीनबर्ग एक आइडियल सिचुएशन थी जिसके अंदर क्या होता था कि जीन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो कांस्टेंट रहती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अगर उनके ऊपर कुछ फैक्टर्स असरअंदाज ना हो रहे हों। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? उन फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि अगर ये फैक्टर्स आते हैं तो उससे क्या होता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पॉपुलेशन के अंदर। पहला उसमें फैक्टर क्या है? रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा नॉन रैंडम मेटिंग है। तीसरा रेकरिंग म्यूटेशन और चौथा माइग्रेशन और पांचवा नेचुरल सिलेक्शन है। तो अब उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपने इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे एक ना फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि एक चीता पॉपुलेशन है कि उसके अंदर ना एक ब्रीडिंग पेयर है सपोज। तो चीता के अंदर एक ब्रीडिंग पेयर है, उस ब्रीडिंग पेयर की ना ब्रीडिंग हो रही है। अब वो ब्रीडिंग पेयर के पास मैक्सिमम कितनी जो है वो अलील्स हो सकती हैं? आपको पता है कि हर एक के पास मैक्सिमम दो अलील्स हो सकती हैं। तो अब एक ब्रीडिंग पेयर के पास अगर सपोज फोर अलील्स हों तो वो फोर अलील्स को हम जो है वो अगर सपोज कर लें कि ब्रीडिंग पेयर में जो है पहला जो है वो मेल फॉर एग्जांपल उसके पास ए बी है अलील। अलील का यानी जो पेयर है उसमें ए बी है और इसका क्रॉस हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सी डी के साथ, और फीमेल जो है वो सी डी रखती है अलील्स। अब इनका जो बच्चा पैदा आगे होगा तो क्या आपके ख्याल में ये चारों जो अलील्स आप देख रहे हैं वो बच्चे में जा सकती हैं? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ए बी रखने वाला मेल है और सी डी रखने वाला सपोज फीमेल है, तो इनका आगे जो बच्चा पैदा होगा तो क्या उसमें ए बी सी डी पूरा ही कॉम्बिनेशन आ जाएगा या इसमें से कुछ नहीं जाया सर। होगा? सर एक ए से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों तरफ से एक एक आ हाँ, तो जाएगा। अब देखिए ना, या तो ए सी से मिल सकता है या ए जो है वो डी से मिल सकता है, ये कॉम्बिनेशन एक बन सकता है। या बी जो है वो सी से मिल सकता है और बी जो है वो डी से मिल सकता है। इस तरह ही है ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इट मींस कि इनमें से एक अगर सी से बनेगा तो ए सी कॉम्बिनेशन यानी बच्चे में चले जाएगा, यानी ये बच्चा जो भी पैदा होगा उसमें या तो ए सी सिर्फ आएगा या उसमें ए डी आ सकता है। ऐसे ही आप पढ़ा करते थे ना पुन्नट स्केयर में। या इसी तरह से अगर हम सपोज कर लें जी कि बी सी है, आ सकता है बच्चे के अंदर कॉम्बिनेशन, या बच्चे के अंदर जो है इसके अलावा जो है वो बी डी आ सकता है। तो इट मीन्स कि ये जो कॉम्बिनेशन चार तरह के ही पॉसिबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एटलीस्ट जो है वो दो जो है या एक अलील, अगर सपोज कर लें यहाँ पे ए बी और बी डी होता तो एक अलील ज़ाया होनी थी। अब चूंकि ए बी और सी डी है तो इस केस में क्या होगा कि कम अज कम दो जो है अलील्स वो ज़ाया हो जाएंगी आगे नस्ल में जाते हुए। इसका मतलब अब यहाँ पे आपको क्या इंडिकेशन हो रही है इस केस में अगर आप गौर करें, इसमें ये इंडिकेशन हो रही है जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जिससे मुराद क्या है कि जब अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज फ्लक्चुएशंस आती है एक जनरेशन से जब हम दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और अगर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो गए हों उस पॉपुलेशन के अंदर, तो उनमें से क्या होता है कि कुछ अलील्स जो होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं पॉपुलेशन में से। तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। यानी इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज फ्लक्चुएशंस इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ अलील्स फ्रॉम द पॉपुलेशंस। यानी अलीलिक फ्रीक्वेंसी में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो बाई चांस होती है, और इसमें क्या होता है कि कुछ अलील्स पॉपुलेशन में से ज़ाया हो जाएंगी। अब इसमें शर्त क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का कम होना ज़रूरी है। अभी आगे जाके हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो अब वो बता रहा है कि सम स्पीशीज जैसा आता है चीतास। अब चीता की कुछ स्पीशीज ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई थी, इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम पाई जाती है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ना, इससे होमोजाइगोसिटी आती है, यानी इसमें सारे इंडिविजुअल्स का जो जीनोटाइप होगी वो एक जैसी तकरीबन होगी। तो ये होमोजाइगोसिटी क्रिएट कैसे करती है अभी आगे हम देखते हैं इसको भी। तो अब देखें कि चीता जो है इसके अंदर बहुत कम जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है। अब उसकी रीजन वो बता रहा है कि इनके एंसेस्ट्रल लीनियजेस जो थे वो किसी जमाने में बहुत कम हो गए हुए थे।
यानी किसी ज़माने में इनके एंसेस्टर इतनी कम पॉपुलेशन उनकी हो गई थी कि वो जो कम पॉपुलेशन से दोबारा इतनी पॉपुलेशन बनी है ना, तो उसमें सिर्फ वही जेनेटिक मेकअप मौजूद होगा जो उस कम पॉपुलेशन का था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता रहा हूँ, अभी पिछले दिनों हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपना, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी उसमें एक हेडिंग आई थी, तो उसमें मैंने आपको ये 2 एग्जांपल दी थी, एक बोटलनेक इफेक्ट हमने देखा था और एक फाउंडर इफेक्ट देखा था। अब इसी के आगे ये 2 टाइप्स आती हैं ना, एक बोटलनेक इफेक्ट होता है इसके अंदर आता है और एक इसमें फाउंडर इफेक्ट ये वाला आता है। अब मैंने उसमें आपको एक एग्जांपल एक दी थी कि फॉर एग्जांपल ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसको अगर हम इंग्लिश के लेटर्स सपोज कर लें कि इंग्लिश का जैसे 26 लेटर होते हैं ABCDEFGH, तो हर इंडिविजुअल के पास एक एक कॉम्बिनेशन हो, यानी एक एक इंडिविजुअल में सिर्फ ए वाली हो, दूसरे में बी वाली, तीसरे में सी वाली जीन्स हो या लील्स हो। तो अब उनमें से क्या हुआ कि हंटिंग की गई या कोई तूफान आ गया, कोई आतिशफशां पहाड़ फट गया या कोई जलजला आ गया जिसकी वजह से लोग सारे मर गए या सारी वो पॉपुलेशन उस स्पीशी की मर गई। थोड़े से इंडिविजुअल सर्वाइव किए, इसको बोटलनेक इफेक्ट कहेंगे। यानी ये देखें, थोड़े से इंडिविजुअल जो है उनमें से कुछ सर्वाइविंग है, जैसे बोटलनेक में से कोई चीज गुजर रही होती है, तो वो आगे ना सर्वाइविंग बने हैं। अब वो जो सर्वाइव किए उन्होंने क्या किया, आपस में रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन करते करते वो इतने सारे बन गए। अब सपोज कर लें कि ये ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी ना, इसके अंदर जो इंडिविजुअल थे वो इंग्लिश के लेटर्स थे ABCDEFGH, यानी 26 लेटर्स थे, जिनमें से हम सपोज कर लेते हैं कि इंग्लिश के ना सिर्फ 2-3 लेटर बचे, यानी ABC बच गए, बाकी DEFGH वाले ना सारे इंडिविजुअल्स मारे गए, यानी उनकी हंटिंग हो गई है, किसी भी वे से वो खत्म हो गए, या जंगल में आग लगी, कोई भी रीजन उसमें हो सकती है ना, कोई भी कलामिटी, कोई भी आफत आ सकती है। तो अब ये जो पॉपुलेशन बचेगी, ये दोबारा जब आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें सिर्फ वही जीन्स या लील्स होंगी जो कि इंडिविजुअल सर्वाइव किए थे। यानी जैसे इंग्लिश के लेटर से मैं आपको एग्जांपल समझा रहा होता हूँ, इसलिए कि आपको समझ आ जाए बात की कि उनमें वो लील्स या जीन्स नहीं आ पानी कभी भी जो कि मारे गए थे, जो किसी भी रीजन की वजह से खत्म हो गए थे। तो अब ये सारे इंडिविजुअल जो पैदा हो रहे हैं आगे बच्चे, ये सारे होमोजाइगस होंगे, इन सब का जेनेटिक मेकअप बहुत कम एक दूसरे से डिफरेंट होगा, चाहे ये इतने ज्यादा भी हो जाए। हम देखें बोटल नेक इफेक्ट के बाद अब इतने सारे दोबारा इंडिविजुअल बन गए, न्यू पॉपुलेशन देखें तो उतनी होगी जितनी पहले थी, लेकिन इस पॉपुलेशन का जो जेनेटिक मेकअप है वो सबका सेम होगा, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी लो हो जाएगी। यानी सबसे बड़ा जो नुकसान होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, वो क्या होता है कि इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट होता कब है, जब पॉपुलेशन साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब होगा, जब पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट कब नहीं होगा, जब हम कहेंगे कि पॉपुलेशन बिल्कुल इन्फिनिट हो गई है, यानी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते, आप उसको माप ही नहीं सकते कि कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तब जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, इसको आप कैलकुलेट जो है वो हम ये नहीं कर सकते हैं कि उसकी रीजन क्या है कि हर पॉपुलेशन ही फिनट होती है, हर पॉपुलेशन का साइज महदूद है। आप कह ही नहीं सकते कि एक पॉपुलेशन हो और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हों वो बिल्कुल अनलिमिटेड हो चुके हों, ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो मैथमेटिकल मॉडल में एग्जिस्ट करती सिचुएशन, या वो एक आइडियल सिचुएशन है जो कि हार्डी वीनबर्ग लॉ को एक्सप्लेन कर रही होती, जबकि वो कंडीशन कभी भी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकती। अब चीता की पॉपुलेशन जो थी वो कम हो गई थी, इसलिए उसके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट क्या था, बहुत ज्यादा आ रहा था। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, ये मैंने आपको स्टूडेंट बुक भी शेयर कर दी हुई है कल आपकी GCR में, ठीक है, आपने इसका पेज नंबर नोट कर लेना है। 126 से ये शुरू हुआ है टॉपिक, 127 से, ठीक है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हम पढ़ रहे हैं जो। तो अब इसमें देखें कि चीता की पॉपुलेशन कहता है कि ऐसे जमाने से भी गुजरी जब उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो थे वो कम हो चुके हुए थे, इतने कम हो गए हुए थे, फिर वो जो है स्मॉल पॉपुलेशन जो थी उसके अंदर भी जेनेटिक वेरिएशन जो थी वो बहुत कम पाई जाती थी। मैंने कहा ना, जितना पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस होगा, ज्यादा वाजिया होगा, ज्यादा असर वो करेगी। जितना पॉपुलेशन साइज लार्ज होगा उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो अब हर इंडिविजुअल जो था, अगर सपोज वो कहता कर लें कि हर इंडिविजुअल था, उसके अंदर एटलीस्ट कितनी अलील्स हो सकती थी, तो उसके अंदर 2 डिफरेंट अलीलिक फॉर्म्स पाई जाती थी हर जीन की। यानी हर इंडिविजुअल, अगर हम सपोज कर लें एक ब्रीडिंग पेयर है, तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील्स कितनी हो सकती हैं एक ही जीन की, वो 2 हो सकती हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था AB और CD वाली, वो ये यहाँ पे फिट हो रही है कि अगर वो कहता है कि सपोज एक सिंगल ब्रीडिंग पेयर है जिसके अंदर में एटलीस्ट अब कितनी होंगी अलील्स, 4 अलील्स होंगी, जो भी मैं आपको दिखा रहा था। तो अब वो कहता है सपोज कर लें कि इनमें से एक ब्रीडिंग पेयर है, तो वो ब्रीडिंग पेयर जो है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को जब हम फॉलो करेंगे, उसमें गैमेट्स बनेंगे, पुनट स्क्वायर को जब हम ड्रा करेंगे, तो उसमें चांस क्या होगा कि वो बताएगा कि कौन सी 2 डिफरेंट अलीलिक फॉर्म्स जो है आपस में मिल जाती हैं और वो आगे बच्चे में जाएंगी, ठीक है ना। वो चारों में से 2 ही आगे गैमेट्स में गई है ना, 2-2 जो मैंने आपको भी दिखा रहा था। तो इसीलिए अब इसमें क्या होगा कि पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि बाई चांस ही क्या होगा, 1 या 2 जो है पेरेंटल अलील्स वो क्या हो जाएंगी, वो जाया हो जाएंगी, वो आगे बच्चे में जा ही नहीं पाएंगे।
अगर तो पेरेंटल अलील्स में से यानी सपोज ए बी बी सी था, तो फिर उस केस में क्या होना था कि एक अलील जाया हो जानी थी, यानी ए बी और दूसरे वाला बी सी था, तो एक अलील तो कम से कम जाया होनी थी, आगे बच्चों में नहीं जा पानी थी। लेकिन अगर ए बी सी डी हो सपोज, तो उसमें क्या होगा कि दो अलील्स ए बी सी डी में से जो है वो पास कर जाएंगी, बच्चे में दो जाया हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ जितना पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट ज्यादा होगा। इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है कि यानी कि जो अलील्स होंगी उनमें से बहुत सारी अलील्स जाया हो जाएंगी जो कि जीन्स यानी कि एक जीन का हिस्सा थी, यानी एक जीन्स की आपको पता है ना मुख्तलिफ फॉर्म्स को अलील हम कहते हैं। अगर वो सेम हो तो वो होमोजाइगस अलील होती हैं, अगर वो डिफरेंट हो तो हेट्रोजाइगस हो जाती हैं। तो अब इसमें वो कह रहा है कि इट इज हाईली अनलाइकली दैट द डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट इन अ स्मॉल एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन आर ऑल पास्ड टू डिसेंडेंट्स विदाउट एनी चेंज ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अब आप देख रहे थे, आपको एग्जांपल जो भी मैं दिखा रहा था एक ड्रा करके, तो आपके सामने ही था ना कि पॉपुलेशन साइज वो कितना स्मॉल था, यानी एक ब्रीडिंग पेयर अगर है तो उस ब्रीडिंग पेयर में से क्या होगा, एक या दो अलील्स पक्की जाया होनी है, वो आगे बच्चों में नहीं जा पानी। तो इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम दे रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन बता रहा है कि दिस चेंज फ्लक्चुएशन इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ अलील्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। कि अब इसमें क्या हुआ है कि बाई चांस जो है वो अलील्स में फ्लक्चुएशन आ गई, कमी बेशी हो गई है जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जा रही थी, और उसमें फिर क्या हुआ है कि कुछ अलील्स ज़ाया भी हो गई हैं, पॉपुलेशन में से वाइप आउट कर गई हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। जो सीवियर कब होगा, जब पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा, और वो कम से कम कब होगा, जब पॉपुलेशन साइज लार्ज होगा। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का नुकसान मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि इट इरोड्स द जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशंस। जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी जब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा होगा, तो इसीलिए फिर सारी पॉपुलेशन होमोजाइगस होगी। और होमोजाइगस होने का नुकसान आपको पता है क्या है कि अगर एक बीमारी भी आ जाती है एक इंडिविजुअल को तो वो सबको ही लगेगी, क्योंकि सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा होगा। जैसे अब चीता है तो चीता का वो कहते हैं, ख्याल करते हैं कि चीता जो है शायद ही ये सर्वाइव कर पाए आगे अगले सदियों में या अगले जमाने में, क्योंकि सारे चीता जो रह गए हुए हैं ना, जो पैदा हो रहे हैं, ये उस जमाने की पॉपुलेशन से आगे बने बने हैं जो कि बहुत कम रह गए हुए थे चीता के एंसेस्टर्स। तो उनसे ये दोबारा इतने सारे बने, तो इसलिए इन सबका जेनेटिक मेकअप तकरीबन क्या है, सबका एक जैसा ही रह गया हुआ है, इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लो है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये सारी पॉपुलेशंस के अंदर तकरीबन हो रहा होता है, जिनका साइज क्या होता है, फिनट होता है। जो भी आपको मैं पॉइंट बता रहा था कि अगर इन्फिनिट पॉपुलेशन होगी तब जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, और इन्फिनिट पॉपुलेशन नॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। हर पॉपुलेशन को आप काउंट कर सकते हैं कभी ना कभी, कोई भी दुनिया में ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो इन्फिनिट हो। तो इसी वजह से इन्फिनिट पॉपुलेशन तो सिर्फ एक मैथमेटिकल मॉडल में एग्जिस्ट कर सकती है ना, जो हार्डी विनबर्ग लॉ होता है जैसे। तो परफेक्ट कॉन्स्टेंसी जो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज की है, जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिडिक्ट कर रहा होता है, वो सिर्फ इन्फिनिटी की सिचुएशन में पाई जा सकती हैं कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन साइज हो कि इन्फिनिट हो जाए। और ऐसी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स में पाई जा सकती हैं, इन्फिनिट पॉपुलेशन होती कोई नहीं। तो सारी पॉपुलेशन एनिमल्स की क्या होती हैं, फिनिट होती हैं, महदूद होती हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट जरूर हो रहा होता है। लेकिन वो अलग बात है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट अब कम इफेक्ट शो करे या ज्यादा शो करे। तो वो कह रहा है कि कुछ इफेक्ट जरूर जेनेटिक ड्रिफ्ट का इनके ऊपर होगा, और जो ज्यादा होता चला जाएगा उस वक्त जब पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट उस वक्त ज्यादा होगा जब पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जितना स्मॉल होता जाएगा उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट क्या होता जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा। इसी तरह से वो कह रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, अब इसका ये नुकसान स्टूडेंट आपको बताया गया है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, ये सारी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है पॉपुलेशन की, जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, वो क्या कर देता है, उसको कम कर देता है, उसको बहा के ले जाता है। तो इसीलिए जो पॉपुलेशंस होती हैं अगर वो स्मॉल रहेंगी बहुत सी जनरेशंस में, तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन क्या होगी, वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। यानी अगर मुख्तलिफ जनरेशन टू जनरेशन जो पॉपुलेशन साइज स्मॉल चलता जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी इतनी लो हो जाएगी, सारे जो होंगे वो होमोजाइगस हो जाएंगे, इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस नहीं रहेंगे। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि ये जो लॉस होगा, यानी कि जिसमें यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो रही है, ये स्पीशी की एवोल्यूशनरी सक्सेस में बहुत बड़ा एक मेजर जो है वो हिंड्रेंस जो है वो उसका बायस बनेगा, उसमें रुकावट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर हर एक का अगर जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा मेंबर्स का एक पॉपुलेशन में, तो वो क्या होगा, एनवायरमेंटल चेंजेस तो मुसलसल हो रहे हैं, तो वो उस एनवायरमेंटल चेंजेस को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, उसके मुताबिक अडेप्ट कर पाएंगे। तो अगर सब होंगी होमोजाइगस तो एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है उनकी फेवर में ना हो, तो वो सारी की सारी क्या कर जाएगी, पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। तो इसीलिए ये हार्मफुल क्यों है जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट, अगर देखें तो उसकी ये रीजन भी उसने साथ ही बताई हुई है कि ये पोटेंशियल जेनेटिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के, उसके अगेंस्ट होता है, यानी ये सारा प्रोसेस,
यानी उसको ये रेजिस्ट कर रहा होता है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है कि जो जीन्स ने रिस्पॉन्स करना था एनवायरमेंटल चेंज को, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सारी जीन्स सब सारी पॉपुलेशन की एक जैसी हैं। तो इसलिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि चीता की जो पॉपुलेशन हो सकता है कि उसके अंदर क्योंकि इनसफिशिएंट वेरिएशन है, तो वो शायद ही आगे जाके फ्यूचर में सर्वाइव कर पाए। जो चीता हैं इनका पॉपुलेशन के बारे में अब कुछ भी नहीं वो कहते, कहा जा सकता कि ये जिंदा बचेंगे कि नहीं, क्योंकि उसकी रीजन खुद ही आपको बता दी गई कि ये चीता आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी हुई है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन साइज जो है वो स्मॉल रह चुका हुआ है पास्ट में। तो इसीलिए चीता के बारे में कहा जाता है कि शायद ही आगे फ्यूचर में सर्वाइव ना कर पाए, एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड ना कर पाए प्रॉपर। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है स्टूडेंट से दो तरह से एग्जिस्ट करता है, या दो इसकी फॉर्म्स होती हैं, जो भी मैं आपको बता रहा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। एक इसमें एक बोटलनेक इफेक्ट आता है और दूसरा फाउंडर इफेक्ट आता है, ठीक है। ये दो इफेक्ट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। अब इन दोनों इफेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो इफेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपको दोनों इफेक्ट्स दिखाए गए। बोटलनेक इफेक्ट तो मैंने बता दिया कि पॉपुलेशन जब अचानक से किसी भी रीजन की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आफत आ गई है, कोई जलजला आ गया है, कोई तूफान आ गया, या कोई हंटिंग करनी शुरू कर दी, जैसे नॉर्दर्न एलिफेंट सील एक है, उसको बहुत ज्यादा शिकार किया गया तो उसके सिर्फ 20 मेंबर्स 20वीं सदी में जिंदा रह गए थे। और वो 20 में से इतने सारे आगे दोबारा उन्होंने बच्चे पैदा किया 20 ने आपस में रिप्रोडक्शन करके, तो लेकिन फिर भी उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी अभी भी कम रह गई, क्योंकि वो क्या हुआ, वो बोटल नेक इफेक्ट उनके ऊपर हुआ कि वो इतने हजारों थे, उनको सबको हंटिंग करके मार दिया गया, तो थोड़े से बचे, वो 20 बचे। अब 20 जब आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे थे तो वो दोबारा तो इतने सारे बन गए, लेकिन उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या रह गई है, लो रह गई है जेनेटिक ड्रिफ्ट होने की वजह से। तो इसको बोटल नेक इफेक्ट कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से बहुत सारे इंडिविजुअल्स मर जाएं, खत्म हो जाएं और थोड़े से सर्वाइव कर जाएं, वो सर्वाइविंग इंडिविजुअल दोबारा से इतने सारे बन जाएं, तो ये बोटल नेक इफेक्ट है। दूसरा इसमें जो इफेक्ट होता है वो फाउंडर इफेक्ट है। अब ये आप फाउंडर इफेक्ट में देख सकते हैं कि एक पेरेंट पॉपुलेशन है, ये मरी नहीं है। अब बोटलनेक इफेक्ट में फाउंडर इफेक्ट में डिफरेंस क्या है कि फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, हालांकि हैं दोनों जेनेटिक ड्रिफ्ट ही, कि फाउंडर इफेक्ट में जो होता है कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन में से किसी नए निश के पास। अब आपने इकोलॉजिकल निश, बार बार आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, इकोलॉजिकल निश क्या होता है, और एडेप्टिव रेडिएशन भी आपको पढ़ाया है। ये सारे टॉपिक्स की अब आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है। तो अब कोई भी इकोलॉजिकल निश, कोई नया इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे आपने डार्विन फिंचेस के देखा था, तो वहां पे वो माइग्रेट कुछ इंडिविजुअल्स कर जाएं किसी नए आइलैंड पे, किसी नई जगह पे, अब वहां पे जाके वो सर्वाइव करने लग जाएं। अब वो क्या होगा, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को डाल लेंगे, यानी वो क्या होगा, एक नई स्पीशी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओरिजिनल पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये इंडिविजुअल जो माइग्रेट करके गए थे, ये आपस में ही रिप्रोडक्शन करी जा रहे हैं और नया एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी इनको मिली है। तो ये कंटिन्यूस जनरेशन टू जनरेशन जब आगे मतलब मूव कर रहे होंगे, इनकी नस्ल जब बढ़ रही होगी, तो इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लो होगी। क्यों लो होगी? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ वही जीन्स पाई जाएंगी जो कि इतने इंडिविजुअल्स की थी जो माइग्रेट किए हैं। जैसे इंग्लिश के लेटर्स की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो इंग्लिश के लेटर्स आगे मूव करके जाएंगे, सिर्फ वही वाले ही आगे, उनकी ही आगे नस्ल बढ़ेगी। यानी अगर ए बी सी डी मूव करके यहाँ पे गए हैं, तो आगे कॉम्बिनेशन भी ए बी सी डी वाले ही रहेंगे, उनमें कोई ई एफ जी एच आई जे के एल वाली जो है अलील नहीं आएगी कभी भी। उनमें सिर्फ वही अलील्स रहेंगी जो कि यहाँ से मूव करके गई थी, क्योंकि थोड़े से इंडिविजुअल की माइग्रेशन हुई है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का किसी नई कॉलोनी पे होना, किसी नए एरिया में जो इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके चले जाएं, उनके ऊपर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है ना, जिसको फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। तो फाउंडर इफेक्ट के नतीजे में ओरिजिनल पॉपुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, और इसका नतीजा क्या होता है, अक्सर नई स्पीशीज वजूद में आती है, स्पीसीएशन को यानी ये जन्म देता है, एडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस होता है इसकी वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये देखें, दोनों का एक डिफरेंस आपको बताया गया है कि फाउंडर इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल थोड़े से जो होते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन से आइसोलेटेड हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और जबकि बोटलनेक इफेक्ट में क्या हुआ है कि जो सारी की सारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसका साइज बहुत कम हो गया था, यानी वो हंटिंग के जरिए किसी भी वे से मार दिए गए। अब इसमें बोटलनेक इफेक्ट में अगर आप देखें तो इसमें जो होता है वो डिफरेंट ओरिजिन हो सकते हैं इसके, जबकि फाउंडर इफेक्ट का ओरिजिन क्या होगा कि बोटलनेक इफेक्ट की वजह से इंडिविजुअल जो होंगे वो नए इलाके को फाउंड कर लेंगे। अब इसके काजेज क्या है कि माइग्रेशन ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल्स। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि बहुत थोड़े से इंडिविजुअल्स किसी नए इलाके में जाके आबाद हो जाते हैं, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। जबकि बोटलनेक इफेक्ट में क्या होता है कि एक बहुत तेजी के साथ जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसके साइज में रिडक्शन होगी, वो बहुत कम हो जाएगी। और वो उसमें रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कहत कहत साली आ गई है, कोई सैलाब आ गया, कोई आग लग गई जंगल में, या कोई जलजला आ गया जिसकी वजह से ओरिजिनल पॉपुलेशन मार गई, या कोई डिजीज आ गई, या हंटिंग हो गई है, तो ये इसके काजेज हो सकते हैं।
दूसरी तरफ फाउंडर इफेक्ट को अगर आप देखें तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन को कोई इफेक्ट नहीं करता, जबकि बोटलनेक इफेक्ट में देखें तो ओरिजिनल पॉपुलेशन को भी ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। और फाउंडर इफेक्ट में अगर आप देखें तो कोई भी इन ब्रीडिंग जो इसमें होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसमें भी इन ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी आपस में ही वो इंटरब्रीड करी जा रहे होते हैं जो बच्चे आगे पैदा होते हैं। और दूसरा अगर आप देखें वो फाउंडर इफेक्ट में, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें नॉन रैंडम सैंपल्स जो होते हैं जीन्स के ओरिजिनल पॉपुलेशन के वो ज्यादा होते हैं, जबकि इस तरफ अगर बोटलनेक इफेक्ट में देखें तो ये जो होता है रैंडम सैम्पलिंग की वजह से हो रहा होता है ओरिजिनल पॉपुलेशन की बोटलनेक इफेक्ट जो है। और फाउंडर पॉपुलेशन की एग्जांपल यहाँ पे वो दे रहा है कि फ्रेंच कैनेडियन जो है वो जो है इसी तरह से जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है पाई जाती है एमिश पॉपुलेशन। ये क्या है, ये फाउंडर इफेक्ट का नतीजा है, यानी इनका अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लो है। इसी तरह से बोटलनेक इफेक्ट की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि नॉर्दर्न एलिफेंट सील जो है ये जो है इनकी पॉपुलेशन को अगर हम देखें इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कम पाई जाती है। यानी नॉर्दर्न एलिफेंट सील अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील सारे के सारे एक जैसे ही मिलते जुलते नजर आ रहे होते हैं। अब इसकी रीजन क्या है कि क्यों सारे एक जैसे नजर आ रहे होते हैं नॉर्दर्न एलिफेंट सील, क्योंकि ये इनके मैंने आपको बताया ना कि पॉपुलेशन जो थी उसको 20वीं सदी में बहुत ज्यादा हंटिंग की गई इनके ऊपर, इनका शिकार बहुत किया गया, तो ये सारे मार दिए गए। अब इसमें सिर्फ 20 कहते हैं बचे थे, वो 20 में से जब आके दोबारा उन्होंने अपनी नस्ल बढ़ाई तो उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी फिर भी क्या रही, कम ही रह गई, ज्यादा नहीं हो सकी। तो इसको कहा जाता है जी यानी कि ये जो है फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट, ये दो इफेक्ट्स आपने अब इसमें देखे। अब इनको हम अपने बुक में से देखते हैं। अब देखें सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको बताई गई है बोटलनेक इफेक्ट की कि क्या होता है कि एक लार्ज रिडक्शन हो जाती है साइज में पॉपुलेशन की, यानी ओरिजिनल साइज जो पॉपुलेशन का होता है वो बहुत तेजी से अचानक से डिक्लाइन करता है। उसकी रीजंस मैंने अभी आपको बता दी कि सैलाब हो सकता है, जलजिला हो सकता है, तूफान हो सकते हैं, बारिशें हो सकती हैं, या इसके अलावा ये जो होता है कोई कहत साली हो सकती है, या हंटिंग हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है जिससे ओरिजिनल पॉपुलेशन का साइज अचानक से बहुत कम हो जाएगा। और उसमें क्या होता है फिर एवोल्यूशनरी चेंज आएगा, बहुत थोड़े से इंडिविजुअल बचेंगे और जेनेटिक ड्रिफ्ट का अमल होगा। इसको हम बोटलनेक इफेक्ट का नाम देते हैं। तो बोटलनेक इफेक्ट को ही अगर हम देखें तो ये फाउंडिंग इवेंट के साथ जुड़ा होता है, यानी फाउंडर इफेक्ट जो होता है ये बोटलनेक इफेक्ट की ही एग्जांपल है ना, कि इसमें बहुत थोड़े से इंडिविजुअल जो होते हैं किसी नए इलाके में जाके आबाद हो जाते हैं किसी नए इकोलॉजिकल निश में, और जब वहां पे जाके वो आबाद होते हैं, नए इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं, तो वहां पे वो अपने आप को ऐसे ही डाल लेते हैं। तो बोटलनेक इफेक्ट जो होता है फाउंडिंग ऑफ अ न्यू जियोग्राफिकल पॉपुलेशन पे मुश्तमिल होता है, यानी किसी नए इलाके में जाके ओरिजिनल पॉपुलेशन जो होती है उसमें से कुछ इंडिविजुअल आबाद हो जाते हैं, तो इसको फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। तो फाउंडर इफेक्ट की अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ न्यू कॉलोनी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जो माइग्रेट करके गए हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन से उनके अंदर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का अमल हो रहा होगा, इसको फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। समझ